चलो शुरू करते हैं। गॉसेज लॉ, ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक है ये। में 3 डेरिवेशंस करने हैं और स्फेरिकल सेल जो है उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो पिछले 2 साल से आया नहीं है। ठीक, 2 या 3 साल से अभी तक आया नहीं है, तो इस बार आने के चांसेज हैं कि वो पूछ सकता है। गॉसेज लॉ देखो क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इनसाइड द सरफेस। मतलब गॉसेज लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर चार्ज रखा गया है उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, और ऐसे बनाया जाएगा कि वो सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्जेस से, तो सारे के सारे चार्जेस अंदर चलेगा, तो जो फ्लक्स बनेगा, ओवरऑल जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका प्रूफ देखा जाए पहले क्या होता है। मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया था और इसको घेरने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर, क्योंकि एक स्फीयर ही क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिकली घेर करके रखेगा, सिमेट्रिकल होगा वो। हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर एक एरिया ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है कि नहीं। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। अच्छा, एक चीज और है, पूछता है कि गॉस लॉ से क्या निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये तरीका है, पहले भी हम सीख चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि पहले हम नहीं सीखे हैं, लेकिन गॉस लॉ क्या करता है, चीजों को और आसान बना देता है। ठीक, मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेता हूँ मैं, इधर गया है। सही, स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं, और इस ये जो मैंने गॉस ये सरफेस लिया है, छोटा सा सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट, इसको मैं बोलूंगा डीएस, और इसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, एन कैप मान लेते हैं इसको, दोनों सेम डायरेक्शन में। फ्लक्स निकालता हूं मैं, फ्लक्स क्या होता है, पाई ई, छोटा फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, छोटा सा एरिया लिया है, इस ये गॉसियन सरफेस है, अलग याद रखना, ये गॉसियन सरफेस है जिसने चार्ज को क्या किया है, घेर करके रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस पे मैंने एक एलिमेंटल एरिया लिया डीएस, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस होगा, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, एरिया वेक्टर के, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जीरो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो हो जाएगा वन। ये छोटा सा फ्लक्स निकला। पाई ई क्यों लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, छोटा सा ही निकला। टोटल फ्लक्स मुझे चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लूंगी, इधर भी निकल रहा होगा, इधर भी चारों तरफ निकल रहा होगा, पॉजिटिव से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम चाहो तो यहाँ पे निगेटिव बना सकते थे, तुम चाहो तो निगेटिव बना के भी कर लो, लेकिन पॉजिटिव हम लोग बना के इससे चलते हैं, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, बनाने में अच्छा लगता है वो। सही, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, यहाँ से टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट करेंगे, फाई ई, इंटीग्रेट करूंगा मैं ई डॉट डी एस को, और वो भी साइक्लिक इंटीग्रल होगा कि नहीं होगा। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जहां से चले वापस वहीं पर आ गए, क्लोज्ड लूप बनाए जब, उसको हम साइक्लिक इंटीग्रल कहते हैं। ठीक, वैल्यूज को पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई, कितना डिस्टेंस दूर है, आर स्क्वायर डिस्टेंस दूर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे क्यू क्या होता है, सोर्स चार्ज है हमारा, क्यू हमारा सोर्स चार्ज है, आर क्या है, आर वह डिस्टेंस है जहां पे तुमने एरिया एलिमेंट को माना हुआ है। ठीक, यहाँ वैल्यूज को पुट करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, ये सब कांस्टेंट ही है ना, क्यू भी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस, डीएस का मतलब क्या था, छोटा सा जो एरिया एलिमेंट लिया था। इसी तरीके से मैं इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट अगर लेता हूं तो ये क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया देगा कि नहीं, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बोलता है गॉसेज लॉ, गॉसेज लॉ यही बोलता है कि फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज इज क्या है, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट गॉसियन सरफेस, जो भी गॉसियन सरफेस हमने माना था। तो गॉसेज लॉ को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल जब किया जाएगा तो दिखाऊंगा वहां पे। कुछ चार्जेज हो सकता है कि बाहर भी जा रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ओरिएंटेशन ऐसे बना करके दे दिया, मान लो सपोज करो ऐसे ओरिएंटेशन बना करके दे दिया, यहाँ लिख दिया +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कहीं पर है -5 माइक्रोकूलम। तो सिर्फ इतना ही होगा इनसाइड, ये हमारा गॉसियन सरफेस सिर्फ इतना ही होगा इनसाइड। तो जो भी फ्लक्स बनेगा वो सिर्फ इन्हीं की वजह से बनेगा। तुमसे यहाँ पूछ सकता है व्हाट इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, 2 + 3 5 बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट तुमको फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे तुमको ये नहीं करना है ई डॉट डी एस करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ई तो तुम कर लोगे, चलो निकाल लिया तुमने। इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी फिगर है, आर्बिट्रेरी फिगर है ना, कुछ भी किसी भी रैंडम शेप का फिगर बनाया गया है। अब इसी पर गॉस लॉ पर बेस्ड 3 एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। पॉइंट चार्ज से हमने सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे किससे, लाइन चार्ज से। लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, फिर से प्लेन शीट से और एक वॉल्यूम पर कंडक्टिंग बॉडी पर। ठीक, पहला एप्लीकेशन है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग सिलेंडर लिख दे, कंडक्टर लिख दे, वायर लिख दे, सबका मतलब एक ही चीज है। ठीक है, सबका मतलब एक ही चीज है। कंडक्टर लिखेगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिख दे, वायर लिख दे, सबका मतलब ये डेरिवेशन करके आना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वहां लिखा गया स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ऐसे भी लिख करके आता है। तो सबका मतलब यही चीज है हमारा। अब देखो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, गॉसियन सरफेस को बनाया जाएगा, क्योंकि ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट तक तुम जा नहीं सकते हो। तो हम लोग देखो यहाँ करते क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा, वहां पर हम लोग देख लेंगे कितना है और उसी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ओवरऑल ओवरऑल इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। सही, सबसे पहला काम हो क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेना है। एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा, क्योंकि अब मन में जो जो आ रहा है तुम्हारे उसको देख लो। मान लो ये वायर था, तुमने कहा सर मैं स्फीयर बना लूं, मैंने कहा ठीक है भाई बना लो। अगर यहाँ पे जो चार्ज रखा है ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे, देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया कि नहीं। यहाँ डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है। और मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो भी चार्ज तुमने गॉसियन सरफेस जो भी लिया है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए था। तो अब क्या ले सकते हैं हम लोग, अब जैसे ही तुमने सिलेंडर लिया, यही बनाता हूँ मैं सीधा सीधा यही बनाते हैं। अब जैसे ही तुमने सिलेंडर अगर कंसीडर किया, ऐसा नहीं है पूरे लेंथ में सिलेंडर नहीं लेंगे, तुमको जहां तक लेना हो, ठीक है, तुमको जहां तक लेना हो वहां तक सिलेंडर बना लो। मैंने कहा सर एक सिलेंडर बनाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बनाया। अब इस सिलेंडर में देखो क्या होगा, इस सिलेंडर में देखो ध्यान से क्या होने वाला है, सिमेट्रिकल होगा ये पहली बात। तो सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए, सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच में ये आना चाहिए। सही है, सिलेंडर के बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। अब ध्यान से समझो, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी बराबर दूरी पे जा रही है कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे जा रहा है। और ऊपर से जो निकल रहा होगा वो सारे डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ऐसे करके निकल रहा होगा, इस तरीके से। यहाँ पर भी इस तरीके से निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यहाँ वाला तो सबको पता है, ऐसे बाहर, इधर रेडियली आउटवर्ड, इधर निकल रहा होगा। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस में भी 3 सरफेसेज आ गए कि नहीं, क्योंकि एक सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, एक सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, 2 होता है बेस और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक सिलेंडर में 3 सरफेसेज होते हैं, क्या होगा, ये बेस और ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, न्यूमेरिकल भी दिया गया था, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी है कि एक्स एक्सिस पे एक सिलेंडर को ऐसे रख दिया गया है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस देखना है, उसमें देखना है सिलेंडर क्या क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो होगा टोटल फ्लक्स, मैं इस सरफेस को 1 सरफेस बोल देता हूँ, इस सरफेस को 2 सरफेस बोल देता हूँ और इस सरफेस को मैं 3 बोल देता हूँ। तीनों से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, तीनों से फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी, तो मैं तीनों का इंडिविजुअल फ्लक्स लूंगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट पहले से लिखा गया है, सारी चीजें अंग्रेजी लिख लेना लोग खुद से। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब सर मैं डायरेक्टली
फ्लक्स नहीं निकाल सकता। फ्लक्स निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब ये सिलेंडर था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है ना। वो बॉटल पकड़ो, बड़ा है वो, बॉटल दो, इससे आराम से हो जाएगा। जैसे ये है हमारे पास, तो यहाँ एकदम बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होंगी। तो एक सरफेस तो ये हो रहा है हमारा, एक सरफेस ये हो रहा है, एक सरफेस ये हो रहा है। एरिया एलिमेंट लूंगा मैं यहाँ पे, एक एरिया एलिमेंट यहाँ लूंगा मैं, एक एरिया एलिमेंट नीचे लूंगा मैं। एरिया एरिया एरिया, तीन एरियाज होते हैं सिलेंडर के अंदर। अब हम लोगों ने पढ़ा है ये एक 3D बॉडी है कि नहीं है, 3D बॉडी है, गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, तो 3D बॉडी है। एरिया वेक्टर यहाँ जो लूंगा उसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो भी एरिया लूंगा रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड जाएगा। इसका इधर गया बाहर रेडियली आउटवर्ड, इसका रेडियली आउटवर्ड, और इसका भी रेडियली आउटवर्ड। सही। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। पूरे एरिया का तुम नहीं निकाल सकते हो बालक, याद रखना हमेशा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें। तो सर एक एलिमेंट लिया यहाँ पे मैंने, एक एरिया एरिया एलिमेंट, एक एरिया एरिया यहाँ लिया, एक एरिया एलिमेंट हमने यहाँ लिया। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इसका एरिया एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इसका नॉर्मली आउटवर्ड होगा। समझ में आती है बात इतनी, सही। अब देखो यहाँ जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे निकल रही है कि नहीं, कहाँ गया, इसका ऊपर वाले का एलिमेंट ऊपर है एरिया एलिमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है कि नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर आओ, एरिया एलिमेंट ऐसे लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल रही है, कितना है 0 डिग्री। नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे एरिया एलिमेंट डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकल रही है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही निकलेगा, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो सर बेस में, दोनों बेसेज में 90 डिग्री बन रहा है, और कर्व सरफेस एरिया में कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। वही सारी चीजें लिखवाई गई हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एन कैप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर, यह हमारा एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही चलेगा वालों, देखो इधर भी इधर भी इधर भी, और यहाँ पे एन कैप है। यहाँ थीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ थीटा हो रहा है 0 डिग्री, यहाँ थीटा हो रहा है 90 डिग्री। तो सर हम अपने हिसाब से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक। पहले निकालते हैं छोटा 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 और छोटा, सही। स्मॉल क्योंकि एलिमेंट लिया गया, चलो क्या हो जाएगा ये, E1 DS1 कॉस थीटा 1 लिख सकता हूँ मैं, प्लस E2 DS2 कॉस थीटा 2 लिख सकता हूँ मैं, प्लस E3 DS3 कॉस थीटा 3 लिख सकता हूँ मैं। कॉस थीटा 1 कितना है, इसको 1 माना गया था, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो गया। सिमिलरली ये भी एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, बचा कितना EDS2 बचा कि नहीं, सिंपल EDS2 बचा। अब टोटल फ्लक्स ये डी फाई ई था, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट DS2। क्यों साइक्लिक इंटीग्रल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज है ना, कर्व सरफेस एरिया का लिया, कर्व सरफेस एरिया का लिया, तो ये पूरा क्लोज सरफेस है हमारा, ठीक। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रल DS2, और ये हो गया हमारा फाई ई, ठीक। DS2 का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया होगा नहीं। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस का रेडियस r मान लेता हूं, और इसका लेंथ में मान लेता हूं गॉसियन सरफेस का l, ठीक है, स्मॉल r और स्मॉल l मान लेते हैं, तो सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, h का मतलब हाइट, तो यहाँ पे l बोला गया है, तो मैं इसी चीज को लिखता हूँ E इंटू 2 पाई आर एल पाई ई। यहां से हमने एक फ्लक्स निकाला, यहां से हमने एक फ्लक्स निकाला। गॉसेज लॉ से भी हमको पता है फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही महारत है, सबसे बड़ा महारत यही है, बाई गॉसेज लॉ, बाई गॉसेज लॉ, क्योंकि अभी तक कहीं गॉसेज लॉ का यूज नहीं किया गया है। ये तो सिंपल डेफिनेशन से मैंने निकाला कि फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds होता है। बाई गॉसेज लॉ हमको पता है फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इनसाइड कितने चार्जेज हैं, टोटल चार्ज मैं मान लेता हूं इस पर कितना है कैपिटल Q है, और टोटल लेंथ में इसका मान लेता हूं कैपिटल L है। टोटल चार्ज कैपिटल Q है, टोटल लेंथ कैपिटल L दिया गया है, सपोज कर लेते हैं। या तुमको वो क्या दे सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी दे सकता है।
सिंपल। ये दोनों न दे करके सिंपल क्या देगा, लैम्डा दे देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक, तो इनसाइड चार्ज कितना है, मुझे सिर्फ कितने से इंटरेस्ट है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। क्यू चार्ज तो पूरे में है कि नहीं है, अंदर तो उतना नहीं है। सपोज करो 100 कूलम था इस पे चार्ज, माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम था, तो अंदर कितना आ रहा है, 60 या 80 आ रहा होगा, टोटल तो आ नहीं रहा है। तो मुझे वो निकालने में इंटरेस्ट है। तो हमको पता है सर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिंस लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जितना तुमने लेंथ लिया उतना चार्ज, या क्यू इनसाइड बाई स्मॉल एल बोल सकता हूं मैं। टोटल लेंथ तो टोटल चार्ज, छोटा लेंथ तो छोटा चार्ज। इस एल के अंदर कितना चार्ज है वही इनसाइड है कि नहीं है, इसलिए मैंने लिखा क्यू इनसाइड बाई एल। अब अगर देखो क्वेश्चन में तुमको लैम्डा दिया गया होगा तो तुम क्यू इनसाइड को क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू एल। या तो अगर क्यू और एल दिया गया होगा तो क्यू इनसाइड को क्या लिखोगे तुम, क्यू बाई एल इंटू स्मॉल एल। अब तुमको ये देखना है कि न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया गया, डेरिवेशन करने का इसलिए कराया जाता है ताकि तुम उसके जैसे हजारों न्यूमेरिकल्स को बना सको। डेरिवेशन इसीलिए करवाया जाता है, ये नहीं डेरिवेशन रट के गए हैं। डेरिवेशन किए तो तुमको सारी चीजें न्यूमेरिकल्स समझ में आता है। क्या करेगा न्यूमेरिकल में, वैल्यू दे देगा, वैल्यू दे देगा ना, लैम्डा की जगह लिख के दे देगा 50, क्यू की जगह कुछ लिख देगा, एल की जगह कुछ लिख देगा। तो ये न्यूमेरिकली तो सॉल्व कर रहे हो तुम लोग। डेरिवेशन का मतलब न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन नहीं होता है। ये हजार डेरिवेशंस करने का ये रास्ता होता है न्यूमेरिकल्स करने का। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में अगर लैम्डा दिया गया होगा तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर लूंगा, और क्यू और एल दिया गया होगा तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है ये। ठीक, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि लैम्डा दिया गया हमको, तो मैं इसी चीज को क्यू इनसाइड को मैं लाकर यहाँ चिपकाऊंगा। कितना हो जाएगा सर, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स मैंने यहां से निकाला गॉस लॉ की मदद से, एक फ्लक्स मैंने डेफिनेशन से निकाला। दोनों ही फ्लक्स बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा मैं। क्या हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना आएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सही। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ अगर तुमसे कोई बोल दे बनाने के लिए ई वर्सेज आर का तो बना लोगे। कोई तुमसे ई वर्सेज 1/r का ग्राफ बोलेगा तो ऐसा बनेगा। ग्राफ बनाने भी आ गया, बनवाया भी गया था ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ये। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत, तो ये याद रखना कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर लैम्डा नहीं दिया गया होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, ई इज इक्वल टू लैम्डा की जगह क्या होता, क्यू बाई एल, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो ये फॉर्मूला हो जाता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल इंटू आर। ये हो जाता कि नहीं, लैम्डा की जगह क्यू बाई एल रख दिया मैंने, लैम्डा जो क्यू बाई एल रख दिया है। तो अब यहां से एक बात और समझ में आती है कि सर गॉसियन सरफेस आपने कितना बड़ा लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रेडियस से फर्क पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस की चौड़ाई कितनी ली गई है, लेंथ से नहीं। तुम चाहे छोटा लेते चाहे पूरा का पूरा इन्फानाइट को ढक देते, है ना। तुम चाहे पूरे इन्फानाइट को ढक दो चाहे तुम छोटे को ले लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। कि अगर मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा जो ये गॉसियन सरफेस था वो इनफाइनाइटली लास्ट था, पूरे के पूरे रॉड को वायर को क्या किया, ढक दिया, पूरे के पूरे वायर को ही ढक दिया। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एल आ ही नहीं रहा है। तो जब एल आ ही नहीं रहा तो मैं मान लेता हूँ इनफाइनाइट लेंथ का मैंने लिया था, तो सारे के सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है कि नहीं हमारा यहाँ से। ठीक, अब सेकेंड वाले पे चलते हैं जरा। अगला जो हमारा थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, मतलब अभी हमने क्या देखा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा क्या है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक एरिया पे मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो प्लेन सीट मतलब ये हो गया, प्लेन सीट हमारा ये भी कितना इनफाइनाइट लेंथ का है, सही है। और इस पर क्या रखे, पॉजिटिव चार्ज है। बार बार पॉजिटिव बना रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो ना, अच्छा लगता है इसलिए पॉजिटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाओगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे हमारे इस पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दोनों साइड होंगे। अरे भाई एक पन्ना है, एक पेज है, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज है,
सही ना, दोनों तरफ चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको ढकने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या हो सकता है, सिलेंडर, और एक होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। क्योंकि अगेन जब मैं स्फीयर बनाऊंगा तो अलग अलग आएगा, वेरिएशन होंगे उसके अंदर, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड लेते हैं, मतलब 3D में रेक्टेंगल, सही, और या तो सिलेंडर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ तुमको बताया गया था सिलेंडर की मदद से, सिलेंडर पे ही देख के चलते हैं हम लोग। तो एक गॉसियन सरफेस में बना रहा हूँ, ध्यान से समझना बालक। गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर बनेगा, यहाँ तक आया, और ये ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने। तो अगेन सिलेंडर में 3 सरफेसेस होंगे, पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये तीसरा सरफेस। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ मैं, एरिया वेक्टर बनाते चल रहा हूँ। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पहले एलिमेंट लिया जाएगा, यहाँ भी एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा कि नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर, और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा बाहर। बालक, प्लेट ऐसे रखी गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही होंगी इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो थीटा 1 कितना हो गया अब यहाँ पे, 0 डिग्री। थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 3 कितना हो गया, 0 डिग्री। सबसे आसान होता है गॉस लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल आता है, अगर डेरिवेशन नहीं पूछा तो न्यूमेरिकल देगा, यही सेम चीज देगा, बस क्या करेगा, वैल्यू लिख देगा वहां पे। डेरिवेशन ही करवाता है तुमसे, बस वैल्यू लिखवा देगा। ठीक, फिर से वही चीज, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फाई 1 का कितना हो जाएगा, फाई 1 कितना होगा, अब देखो, ये जो जो तुमने सिलेंडर माना था, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ कितना है, एस मान लेता हूँ मैं, इसका एरिया एस मान लेते हैं। जो सिलेंडर, क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या कोई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री हो गया। हाँ हाँ, एरिया वेक्टर से देखो ना, तो करो लो करो, खींचेगा। ठीक, यहाँ पर बात समझ में आ गई, फ्लो बिगाड़ देते हो तुम लोग। तो फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0, cos 0 1, आई नहीं है ना, वरना गलत बताती हो। एस, देखो इस गॉसियन सरफेस का मैं एरिया मान लेता हूँ एस है, तुम चाहो तो रेडियस मान लो आर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सर्किल है ना, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर का याद आ रहा है बार बार। तो इस उसी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, एस एरिया ही मान लिया, क्योंकि अंत में देखा जाएगा कटे पिटेगा ना वो थोड़ा सा। ठीक है, एरिया को ए माना गया था ना पहले, ए ही मान करके चलते हैं, या एस मान लो, जो तुम्हारी मर्जी है। एरिया को ए मानो, एस इसलिए लिखा आता है सरफेस एरिया, एस जब भी लिखा गया होता है समझ रहा हूँ सरफेस एरिया लिखा गया होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 S1 cos 0, ये होगा, E1 S1 cos 0 होगा, तो मैं लिख देता हूँ E1 S1 cos 0 1, इससे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, cos 90 0, इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा E2 S2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे लिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिखा जा सकता है, और दोनों का एरिया तो सेम ही है, सिलेंडर का बेस सेम ही है, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × ES लिखा जा सकता है। बात समझ में आती है इतनी। ये तो हमारा आया डेफिनीशन से, फ्लक्स पाई ई जो है ये हमारा डेफिनीशन से आया है। हमें गॉस लॉ भी तो लेकर आना था इसके अंदर, कहीं आया क्या गॉस लॉ अभी तक, अब लाते हैं गॉस लॉ को। बाई गॉसेज लॉ, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे गॉसेज लॉ में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। गॉसेज लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना, मुझे पूरे चार्जेस से मतलब नहीं है, मुझे बस कितने से मतलब है, जो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, मतलब सिर्फ इतना एरिया आ रहा है कि नहीं, सिर्फ यही एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ इस एरिया में कितने चार्जेज हैं उससे मुझे मतलब है। और वो चार्ज क्या एरिया को कवर कर रहा है, तो क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पता है सिग्मा क्या होता है, जितना एरिया उतना चार्ज, टोटल एरिया बाय टोटल चार्ज, या तो टोटल एरिया को मैं एस बोल देता हूँ, इसका मैं टोटल एरिया बोल देता हूँ एस है, और टोटल चार्ज क्यू है, या हो सकता है दिया गया होगा सीधे सिग्मा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आओ यहाँ पे, टोटल एरिया टोटल चार्ज, मुझे जितना चाहिए इनसाइड चार्ज, क्योंकि यही ए है कि नहीं है,
ए पूरा पूरा एरिया ए है, इसके अंदर जो चार्ज आया मैं उसको बोल रहा हूँ क्यू इनसाइड। ठीक, तो सर यहाँ से क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन में देख लेना, सिग्मा दिया है कि क्यू बाई एस दिया गया है। सिग्मा इंटू ए, मैं मान के चल रहा हूँ कि सिग्मा दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू इनसाइड। ये भी फ्लक्स इसी रेंज का बता रहा है, ये भी फ्लक्स इसी रेंज का बता रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है सर, बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2ES यहाँ से विल बी बराबर टू सिग्मा, और ये ए लिख दिया, कहाँ गया वे, ए माने थे ना एरिया, एरिया ए माना गया था ना भाई, अरे एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया ए माना गया था ना, तो ये ए हो जाएगा, ए टोटल एरिया को एस माना है मैंने, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ अगर तुमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ गॉसियन सरफेस। सिग्मा भी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है तुम सिलेंडर को कितना बड़ा ले रहे हो, रेक्टेंगुलर पाइप को कितना बड़ा ले रहे हो, कितना चौड़ा ले रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आती है, और यही आधार बनता है किसका, कैपेसिटर का, कैपेसिटर का यही आधार बनता है, तो इसको रटे रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, प्लेन सीट ऑफ चार्ज से कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी तो देखा पिछले वाले में और इसमें भी दोनों इनफाइनाइटली लार्ज थे कि नहीं थे, दोनों इनफाइनाइटली लार्ज थे, और हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसका डायमेंशन आ ही नहीं रहा उसके अंदर, उसमें पिछले वाले में लेंथ नहीं आया क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ था, और इसके अंदर क्या था, इनफाइनाइट एरिया था, प्लेन सीट का मतलब क्या हुआ, एरिया, इनफाइनाइट एरिया का था, एरिया आया ही नहीं। हम लोग सेफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम लोग आराम से सेफ चल रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट है, ध्यान से समझना इसको, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब अगर स्फेरिकल सेल दिया गया होगा, अब मतलब वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, पहले कौन सा बॉडी देखा था 1D, फिर इसके बाद देखा 2D, अब 3D बॉडी आ गई हमारी। तो एक चीज याद रखना कि हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी लेकर के चलते हैं, तो जो भी चार्जेज होंगे इस कंडक्टर के अंदर, स्फीयर के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सरफेस पे अपने आप को आकर के अलाइन कर लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टर है। नॉन कंडक्टिंग अगर मैं लेता, अगर नॉन कंडक्टिंग लेता तो बीच में फंसे होते, वाटरमेलन टाइप का, सीड्स के जैसे चार्जेस फंसे होते बीच में, तब वहां हम लेते क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि सिलेबस में हमारे नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सिलेबस में नहीं है, कंडक्टिंग है सिर्फ सिलेबस में। कंडक्टिंग है तो चार्जेस कहाँ चले गए, आउटसाइड। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो रही है कि नहीं, गॉसियन सरफेस मेरा बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, और इनसाइड हो सकता है। 3 केसेस बनेंगे इसमें। सबसे पहला केस आउटसाइड द सेल, सबसे पहला केस होगा आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल, ध्यान से समझना इस चीज को। आउटसाइड सेल लिया मतलब एक गॉसियन सरफेस मुझे बाहर लेना पड़ेगा, इससे बाहर एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस मैं मान लेता हूं क्या, स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर। क्या करते हैं हम लोग, एक एरिया एलिमेंट लेंगे, एक एरिया एलिमेंट लिया जाएगा यहाँ पे, सही है, और इस चार्ज की मदद से हम लोग क्या देखेंगे, फ्लक्स को देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लो कि बना नहीं रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बना दे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90, 180, 360, 270, कुछ और आएगा नहीं ना। तो बाय डेफिनेशन सबसे पहले देखो याद रखना, गॉसेज लॉ का जब भी प्रूफ आएगा सबसे पहला फ्लक्स निकालते हैं हम बाय डेफिनेशन, उसके बाद से किससे निकालते हैं, गॉस लॉ से। सबसे पहले बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्योंकि एक ही सरफेस है ना, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा 0, साइक्लिक इंटीग्रल डी एस कितना हो जाएगा। अब यहाँ इस चीज को ध्यान देना, ये डी एस एलिमेंट किस पे लिया है तुमने, गॉसियन सरफेस पे, तो एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, छोटा आर लें कि बड़ा आर लें, एरिया एलिमेंट लिया है गॉस सरफेस पे, गॉसियन नहीं होता कंफ्यूजन, तब ठीक है, क्योंकि पिछले जितने बैचेस पढ़ाए हैं सब में वही कंफ्यूजन, सर पता नहीं चल रहा स्मॉल आर लेंगे कैपिटल आर लेंगे। हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस जब भी तुम लोगे स्मॉल वाले लेटर से डायमेंशन उसका देंगे हम लोग, और जो भी गिवन होगा उसको कैपिटल वाले से दिया जाएगा। ठीक,
तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर लिया गया। ये बाय डेफिनेशन आया। और गॉसेज लॉ क्या बोलता है? बाई गॉसेज लॉ, बाई गॉसेज लॉ क्या बोलता है वो? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज बताओ, इस सरफेस के लिए सारा का सारा चार्ज इनसाइड है कि नहीं है? इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस सरफेस की बात करूं, सारा का सारा चार्ज क्या है? इनसाइड है। तो और वो भी कहां पर है? सरफेस पर है। तो क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, स्फीयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और क्यू इनसाइड। लिख सकते हैं कि नहीं? सारा का सारा चार्ज अंदर ही है। ठीक, या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम इसको क्या कर लो, एरिया के टर्म्स में लेकर चलो। अब क्या तुमको पहले कराया गया था? सिग्मा के टर्म्स में, है ना। मैं सारे वेरिएशंस को लेकर के चल रहा हूं। ठीक, अगर मान लो इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, या अगर चार्ज दिया गया होता सिग्मा न दे करके अगर सिर्फ चार्ज दिया गया होता, तब क्या क्या कर सकते थे? पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं मैं, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा इनसाइड है कि नहीं है? जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा इनसाइड है। तो क्या लिखा जा सकता है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड का मतलब टोटल चार्ज है कि नहीं है? टोटल चार्ज है, तो क्या मैं इसको कैपिटल क्यू लिख दूं? किसी का आपत्ति है कोई? क्योंकि सारा का सारा चार्ज अंदर है, ये लिख सकते हैं हम लोग। और इसको जब तुम इक्वेट करोगे तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको देख के किसी की याद तो आ रही है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब जब भी मैं गॉसियन सरफेस को बाहर लेकर के रखूंगा, जब भी मेरा गॉसियन सरफेस क्या होगा? बाहर होगा, तो याद रखना इस गॉसियन सरफेस को क्या आभास होगा कि ये स्फीयर नहीं है, क्या है? एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जैसा आभास होगा। अब इस गॉसियन सरफेस को अगर मैं कहां पे ला दूं? बी, एट सरफेस ऑफ सेल, एट सरफेस ऑफ सेल। सरफेस ऑफ सेल पे अगर मैं लेकर के आता हूं तो स्मॉल आर कितने बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर देना। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब मैं गॉसियन सरफेस को कहां ला रहा हूं? इनसाइड। इनसाइड सी वाला केस होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अब जैसे ही इनसाइड लेकर के आऊंगा, बालक ध्यान से समझना इसको, इनसाइड जैसे ही मैं लेकर आया, स्मॉल आर ये हो गया। अभी भी ये यहां तक यही सेम है, सेम रहेगा ये, ठीक है। लेकिन गॉसेज लॉ क्या बोलता है हमारा? पाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बोलता है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है सर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ है? बाहर है, इस सरफेस से बाहर है सारा का सारा चार्ज। तो कितना हो जाएगा? 0/एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। इसकी वैल्यू को इससे इक्वेट करूंगा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये ऐसा हो गया। सरफेस पे ये होगा और आउटसाइड ये होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ग्राफ के बेसिस पे थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, ई वर्सेज आर, यहाँ पे कहीं आर इज इक्वल टू आर होगा, आर इज इक्वल टू आर। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? आर इज इक्वल टू आर से अंदर, मतलब इनसाइड है, इनसाइड कितना है? 0 है। तो ग्राफ कैसा रहेगा? नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखो क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये दोनों डायमेंशन किसके हैं? स्फीयर के डायमेंशन है, कैपिटल कैपिटल में लिखा गया। उसके बाद से क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं, स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। आर जैसे से बढ़ेगा वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ई और आर में वेरिएशन आ रहा है, तो ये ऐसे बनेगा क्या? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया थ्योरी वाइज। अब न्यूमेरिकल्स को लगाया जाएगा।